प्लस ICS यूट्यूब चैनल के इस और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले हम लोग मैथ्स बिहार पुलिस स्पेशल का एक क्लास मैराथन के तौर पे कर चुके हैं। आज इसका दूसरा भाग है और बहुत अच्छा लगा कि करीब करीब जिस तरीके से हमने सवाल बताया हुआ था उससे काफ़ी मिलते जुलते सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं, ऐसा स्टूडेंट वगैरह से फीडबैक मिला है। तो चलिए उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो भी एग्ज़ामिनेशन आप देने जा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस का, वो बेसिक लेवल के जो मैथ्स हैं उसको आप एक बार देख लें, चाहे वो बेसिक प्रॉफिट लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट हो या परसेंटेज वगैरह हो। इसके अलावा जो सवाल बनने के चांसेस हैं वो समांतर श्रेणी से बन सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको आप बोलते हैं। कुछ सवाल ट्रिगो से पॉसिबिलिटी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं जिसको आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए एग्जामिनेशन में जाने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं आज का दूसरा वीडियो। पहले वाले वीडियो को आपने काफ़ी पसंद किया, बहुत सारे लोगों ने देखा और कमेंट्स वगैरह भी किया हुआ है। तो अगर आप भी एग्ज़ाम आपका बाकी है और आपने अगर आगे का एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है और नहीं देखा हुआ है पहला वाला वीडियो, तो एक बार ज़रूर जा कर के देखिए। मुझे पूरा उम्मीद है आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो बिना देर किए आते हैं पहले सवाल की ओर। ये है आपका मैथ्स स्पेशल मैराथन क्लास का पहला है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बोला क्या जा रहा है कि कोई एक बिंदु है, कोई एक पॉइंट है ए, और उस वाले पॉइंट पर किसी मीनार के शीर्ष का जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री है। देखिए, अवनमन कोण इस तरीके से जब आप ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो ये अवनमन कोण है। जितना डिग्री हमारा आँख नीचे झुकता है ना, वो अवनमन कोण है, और जितना डिग्री हमारा आँख ऐसे ऊपर की ओर जाता है वो उन्नयन कोण है। तो ऐसे लॉजिकली देखा जाए तो एंगल यहाँ बनना चाहिए था, ये वाला 60 डिग्री, है ना। लेकिन चूँकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल होता है, जिसके कारण एकांतर कोण से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग सवाल सॉल्व करने के लिए एंगल को नीचे मानेंगे, न कि यहाँ पर मानेंगे। तो ये हो गया आपका अवनमन कोण। मान लीजिए ये पॉइंट ए बोल रहा है, आप इसको बी दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए, क्या दिक्कत है। यदि वह बिंदु ये पॉइंट है ए, वो मीनार के आधार से 80 मीटर की दूरी पर हो, तो मीनार की हाइट बताइए। आपको सिर्फ ये निकालना है मीनार का हाइट। कितना आसान सवाल है। यहाँ से जहाँ पर से एंगल बनता है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, समझ रहे हैं। आप सीधा कहिए ना कि ये P है और ये B है, एंगल यहाँ बन रहा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर और इसके ये वाला बेस। तो P और B आप किस में यूज़ कर सकते हैं, पहले आपको फॉर्मूला पहले वाले वीडियो में पूरा बताया हुआ है। tan थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो P/B होता है। tan कितना डिग्री, बोलिए 60 डिग्री, बराबर हो गया P/B, यानी कि H/में बेस कितना है तो 80 है सर। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, बराबर में H/80। अगर यहाँ से H का वैल्यू निकाला जाए तो ये आपका आंसर हो जाएगा 80√3 मीटर। इस वाले मीनार की हाइट ये वाला हो गया 80√3 मीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक, बहुत एडवांस नहीं है, हम फिर से बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक सवाल को ही आप करके जाइए। ऐसा ना हो कि बहुत भारी भारी सवाल बनाने में लग गए और वहाँ बेसिक सवाल जो है वो आप छोड़ दिए। बिल्कुल नहीं, बेसिक सवाल ही है। ठीक है, हल्के हल्के सवाल करेंगे आप एग्ज़ाम में, वही आपसे पूछने जा रहा हूँ। आइए आगे आते हैं। यदि 4 tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो देख लीजिए, उधर निकालना है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना रहे हैं, अगर 4 tan थीटा बराबर 3 है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि tan थीटा बराबर 3/4 होगा। बिल्कुल, है ना, ये गुना वाला यहाँ भाग में आ जाएगा। तो tan थीटा का वैल्यू 3/4 हो गया। tan थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर P/B होता है, और क्या। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है और बेस 4 है, तो H कैसे निकालते हैं आप, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाइए।
हाँ, एच निकालने के लिए रूट अंडर पी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। अब हमारे पास P और B और H सारा पता है। सवाल देखिए जो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे बोला गया है 4 साइन थीटा, 4 गुना में साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा P बटा H यानी कि 3/5। ठीक है, बीच में क्या है माइनस है। ठीक है, आगे है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है B बटा H, एकदम आराम आराम से बता रहे तोड़ तोड़ के, ताकि समझने में आपको आसानी नहीं, दिक्कत नहीं हो। सॉरी, कॉस थीटा हो गया B बटा H यानी कि 4/5। ठीक है, कुछ ऐसा। वही चीज़ तो आपका ब्रैकेट प्लस में है, तो नीचे हो जाएगा 4 गुना में 3/5 और प्लस में 4/5। बताइए कितना हो गया ये। आप कहेंगे सर ये हो गया 12/5 माइनस 4/5, ये हो गया 12/5 प्लस 4/5। हाँ कि ना, 12 में से 4 गया 8/5, ये हो गया 12 और 4 16/5 होगा। अब क्या है कि नीचे में डबल फ्रैक्शन है, मतलब ऊपर भी डबल बटा नीचे भी डबल बटा, तो नीचे वाला पलट करके क्या हो जाएगा 5/16, 5 से 5 कट जाएगा, ये कट गया आपका 2 बार में, 8 दूनी 16, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, tan थीटा P बटा B दिया हुआ है, हमने H निकाला। H निकालने के बाद हमने वैल्यू को इक्वेशन में डाल दिया जो आपसे पूछा जा रहा है। बाकी फॉर्मूला आपको सारा लिखवाया गया है पहले वाले में, आप एक बार देख लीजिएगा। साइन थीटा बराबर P बटा H, कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H, और tan थीटा बराबर होता है P बटे B। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। ये देखिए अगले सवाल की ओर आपसे बोला जा रहा है कि जो आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है यानी कि उसका जो एरिया है वो लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है ना। यहाँ पर बना लें लंबाई गुने चौड़ाई, ये क्या हो गया क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल है वो लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। बस बना लीजिए कितना आसान है। लंबाई दिया गया है 40 मीटर, 40 गुना में B बराबर 40 प्लस B गुने 15। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 8 बार में। क्लियर। 8B बराबर 40 में 3 से गुना कर लीजिए 120, 3 में B से गुना कर लीजिए तो 3B। अब ये 3B अगर अंदर आकर के माइनस हो गया, 8 में से 3 घटेगा तो 5B बराबर कितना हो जाएगा 120। ये कट गया कितना बार में बताइए 24 बचे 120 से, है ना। तो यहाँ से आपका चौड़ाई निकल गया 24 मीटर। क्लियर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे कुछ न कुछ। आइए, यदि R1 रेडियस और R2 रेडियस वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो फिर कौन सा इक्वेशन ऑप्शन सही है। बहुत आसान सवाल है, यहाँ बनाते हैं। ये देखिएगा, यहाँ से आपको रेडियस R1 R2 दिया हुआ है। क्या आप बता सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है। आप कहेंगे सर पाई R स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का एरिया पाई R1 स्क्वायर होगा। दूसरे वाले का रेडियस दिया हुआ है R2, पाई R2 स्क्वायर। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो जोड़ है वो ना सर बराबर है किसके, R रेडियस वाले वृत्त के। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर। कुछ समझ पा रहे हैं। कुछ हो न हो दोनों तरफ पाई है तो पाई को कॉमन कर सकते हैं सर। अगर हम पाई कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर बराबर हो गया पाई R स्क्वायर। कन्फर्म। देख लीजिए पाई से पाई गई, सॉरी कट गया, तो ये हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर।
अब आप ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा सही है ना। हमको तो लग रहा है कि ये होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड करिए, पक्का टाइपिंग एरर है। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रेड से लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाना चाहिए R स्क्वायर के। ठीक है, छूट गया है, ये टाइपिंग एरर है। R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक, दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं के वर्गों का जोड़ तीसरे वाले रेडियस के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है। चलिए, इसी से मिलता जुलता एक सवाल हम आपको बता सकते हैं। जैसे आप ऐसा समझिए, क्या बोलेगा ना कि एक वृत्त का रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे वाले, इसको R1 इसको R2 कर लेते हैं, इसका रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। फिर से एक ये सर्कल है 8 सेंटीमीटर रेडियस है, एक ये सर्कल है 6 सेंटीमीटर रेडियस है, एक ऐसा सर्कल वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के जोड़ के बराबर हो, तो इसका रेडियस कितना होगा, ऐसा सवाल इम्पोर्टेंट है। तो क्या करेंगे सो समझिए, इसका रेडियस नहीं पता है, इन दोनों का दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, पाई बोलिए R स्क्वायर, बीच में प्लस पाई इंटू R स्क्वायर। क्लियर, बराबर क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस हमने R माना हुआ है। अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि पाई है दोनों में, कॉमन कर लेंगे। 8 का स्क्वायर बचेगा 64, 6 का स्क्वायर बचेगा 36, बराबर हो जाएगा पाई R स्क्वायर, है ना। ये पाई से पाई कैंसिल है, 64 और 36 आप ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 100, बराबर हो जाएगा R स्क्वायर। अब ये वाला स्क्वायर जब इधर आएगा तो R बराबर √100, यानी कि आंसर आपका कितना हो जाएगा, तो 10। इस तरह के सवाल आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। M और N किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। बहुत सुंदर सवाल है, यहाँ पे बनाते हैं। M और N जो है ना, वो किसी काम को 10 दिनों में कर पाते हैं। ठीक है, N और P 12 दिनों में कर पाते हैं। N और P उसको 12 दिनों में कर पाते हैं। P और M उसे 15 दिन में कर पाते हैं। देख लीजिए, 2 बार M है, 2 बार N है और 2 बार P है। ओके, LCM ले लेंगे, देख लीजिए 60 होगा, ये हो गया 6, भाग दे दीजिए 5, ये हो गया 4। तीनों मिल करके 6 और 5 11 और 4 15 काम करते हैं। तीनों मिल करके और वो भी में 2-2 बार। ये चीज़ को आप समझिए, अभी जस्ट हम आपको बताएं कि 2 बार M है, 2 बार N है और 2 बार P है। तो इसको आप ऐसे समझिएगा कि 2M और 2N और 2P मिल करके कितना काम करते हैं, 6, 5, 11 और 4 15 काम। अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे तो एक बार M, एक बार N और एक बार P मिल करके कितना काम करेगा, कुछ ऐसा है। तो ये वाला जो 2 आप देख रहे हैं, हर बार कितना लिखते रहिएगा, सॉरी। तो ये वाला जो आप 2 देख रहे हैं, यहाँ से आप इसको हटाइए ना। ये वाला जो 2 आप देख रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर बट्टा में ले आते हैं, यानी कि तीनों मिलकर के कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 17.5। छोड़ दीजिए ना, इसको मत काटिए, रहने दीजिए। ठीक है, तीनों मिलकर के 15/2 काम करता है। काम करना कितना है, 60 काम। MNP एक साथ मिलकर के काम को कितने दिनों में करेंगे, काम कितना है, तो आप कहेंगे सर 60 कहाँ रहेगा, ऊपर। तीनों मिलके करता कितना काम है, 15/2। क्लियर, इसीलिए नहीं डिवाइड किए थे, चूँकि आगे कटने वाला था। ये कट गया 4 बार में, तो ये हो गया आपका तीनों मिलकर के काम कितना दिन में करेगा, 8 दिन में। खोज लीजिए 4 ऑप्शन में से, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
ठीक है, एकदम सेम मतलब तरीका से एक और सवाल हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए हैं। क्लियर, एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, रेखा चित्र के अनुसार यानी ग्राफ के अनुसार समीकरणों का जोड़ी एक यहाँ दिया हुआ है कि उधर दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो किस प्रकार के समीकरण का ग्राफ का रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार ये हल्का सा फिर से समझ लीजिए। हमने आपको क्या बताया हुआ है कि a/d नॉट इक्वल टू b/e रहेगा, तो केवल एक हल होगा और ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पे। क्लियर है, a/d बराबर में b/e नॉट इक्वल टू c/f रहेगा, तो जीरो सॉल्यूशन होता है, एक भी हल नहीं होता है। और इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या नाम देते हैं, समांतर। वो दोनों कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को नहीं काटते हैं। एक बच गया a/d बराबर b/e बराबर में c/f। ऐसी स्थिति में कितने हल होंगे, अनगिनत, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इस तरह के समीकरण को हम लोग ग्राफ को क्या बोलते हैं, संपाती। एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ आ जाएगा, कलर चेंज करके आप देख लीजिए, एक रेड है, उसी के ऊपर दूसरा ग्राफ आ जाएगा, ऐसा। इसी आधार पर देख लीजिए तीनों, इसी आधार पर हमको इस सवाल को बनाना है। हाँ जी, चलिए क्या करें, कंपेयर कर लेते हैं ना सर। करना क्या है, यहाँ पे देखिए 6/2, ठीक है, -3 y वाला बटा में -1, आगे में क्या है 10 और ये क्या है 9। क्लियर, चलिए ये माइनस से माइनस तो वैसे भी जाएगा। अब साफ देख पा रहे हैं कि 2 से कटेगा ये 3 बार में, है ना। 2 से कितना बार में कटा, 3 बार में। तो 3 यहाँ भी है, 3/1 यानी कि 3 यहाँ भी है, ये दोनों तो बराबर हो गया। लेकिन क्या 3 और 10/9 बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, ऐसा। नॉट इक्वल टू 10/9। शुरू वाले का 2 को बराबर है, लास्ट वाले का बराबर नहीं है। तो आप बताइए कौन सा वाला कंडीशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बताइए। आप कहेंगे सर सेकंड। कितना सॉल्यूशन, 0। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, समानांतर। ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। कैसा ग्राफ है ये, समानांतर ग्राफ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। कुछ समझ में आया, क्योंकि इसी टाइप का आपको आगे भी सवाल मिलेगा, इसलिए। आइए, ये भी अच्छा सवाल है। x² - bx + c बराबर 0 इक्वेशन का 2 मूल दे रखा है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला भी हम आपको बताए हैं। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। बार बार ये हमको बोलना पड़ रहा है क्योंकि फॉर्मूले हम आपको वहाँ बता चुके हैं, है ना। अगर आप वो देखे होंगे, याद होगा, तो यहाँ पे समझने में बहुत आसानी होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, फॉर्मूला -b/a। क्लियर है, यहाँ से देखिए माइनस फॉर्मूला में है, b के जगह पर क्या रहेगा, b के जगह पर क्या रहेगा, -b रहेगा, और बटा में क्या है 1 है। तो अब ध्यान से देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो सीधा सीधा हम आपको क्या लिख रहे हैं, इसका वैल्यू b के बराबर है। आगे आते हैं, एक बार लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सर, तो आप कहेंगे c/a। फॉर्मूला c के जगह पे c है और a के जगह पे 1 है, तो नीचे में 1 इसमें भी हम नहीं देते हैं। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। आते हैं सवाल पे, आपसे पूछा जा रहा है कि माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा मूल वाला इक्वेशन कौन सा होगा। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला x² - अल्फ़ा प्लस बीटा।
अल्फ़ा प्लस बीटा। बात को समझिएगा थोड़ा आराम से। अल्फ़ा के जगह पर माइनस अल्फ़ा है, हमने बीच में प्लस लिख दिया। बीटा के जगह पर माइनस बीटा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा? तो हमने लिख दिया माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर है? एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा दिमाग लगाइएगा। माइनस है, ये माइनस है। ऐसा करते हैं कि ये अंदर में हम ना माइनस कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस कॉमन करने से क्या हो जाएगा? ये दोनों प्लस में हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर माइनस पहले से था, हमने माइनस कॉमन कर लिया, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं बी, यानी कि ये कितना हो जाएगा? बी एक्स छूट गया, ये वाला जो एक्स है ना, ये वाला एक्स यहाँ पर भी रहेगा, तो ये हो गया बी एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। ये देखिए, एक पेंसिल का 1/8 भाग जो है वो ब्लैक है, शेष भाग का 1/2 भाग जो है वो वाइट है, और शेष भाग कैसा है? नीला, और नीले वाले भाग का लेंथ दिया हुआ है। क्या करें सर? इसको इरेज करते हैं। सीधा सीधा हम लोग ना ये नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 8 और 2 का आप क्या कर लीजिए? लघुत्तम। ठीक है, 8 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 8 होगा। हमने ये मान लिया कि जो पूरा का पूरा पेंसिल है उसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर। कोई ऑब्जेक्शन हमको नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। अब क्या करें? आपसे बोला गया है कि 1/8 भाग काला है। आप ना बताइए 8 का 1/8 कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। ब्लैक हो गया ना, कट गया ये पूरा। क्लियर है? अच्छा, कितना बचा? कितना बचा? तो आप कहेंगे सर 7 सेंटीमीटर। शेष भाग का 1/2 सफ़ेद है। शेष कितना बचा था? 7 का 1/2, यानी कितना? 3.5 सेंटीमीटर। ये कैसा है? वाइट है। 1 सेंटीमीटर ब्लैक है, 3.5 सेंटीमीटर वाइट है, तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए, 4.5 सेंटीमीटर, है ना। और पूरा का पूरा लेंथ कितना था? 8 सेंटीमीटर। तो यदि 8 में से 4.5 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 3.5 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है ना, ये शेष हो गया। और इसी शेष का लंबाई कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रहा है कि ये भी 3.5 है और ये वाला भी 3.5 है? हमने जो कैलकुलेशन किया, बनाते 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 कितना शेष बचा लास्ट में? नीला वाला 3.5 सेंटीमीटर। और सवाल में भी नीले भाग की लंबाई दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि हमने जो पूरा का पूरा लेंथ माना हुआ था 8 सेंटीमीटर, वो बिल्कुल सही था। ठीक है, तो पूरे भाग की लंबाई कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी, जिसमें से 1 सेंटीमीटर ब्लैक था, शेष का आधा 3.5 वाइट था, और बाकी 3.5 नीला था। 3.5 और 3.5 7 और 1 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए। वैल्यू याद होना चाहिए आपको, वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये देखिए 0 डिग्री है, 45 डिग्री, सॉरी पहले 30 डिग्री होगा ना, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है। क्लियर है? ये आपका हो गया साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, और ये हो गया आपका टैन थीटा। यहाँ तक ठीक है? चलिए इस तरीके से बना लेते हैं, थोड़ा साफ साफ दिखेगा।
देखिए साइन 0, एक और छूट रहा है, माफ कीजिएगा, 90। देखिए साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। उलट दीजिए, कॉस 0 1 होगा तो कॉस 90 0 होगा। यहाँ तक ठीक है। अगर आप साइन में कॉस से डिवाइड करते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बाई कॉस। ठीक है, 0 में, 0 की बात हो रही है, 0 में यदि आप ऐसा समझिए ना कि tan 90 का जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, है ना, साइन बाई कॉस 1/0 इनफाइनाइट। ठीक है, 1/0 इनफाइनाइट। अच्छा, ये दोनों में उल्टा चलेगा, कहने का मतलब अगर ये वाला आपका क्या बोल सकते हैं इनफाइनाइट है तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साइन 30 और कॉस 60 बराबर होता है, साइन 60 और कॉस 30 बराबर होता है, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। ठीक है, tan 30 डिग्री 1/√3 और tan 45 डिग्री 1 और tan 60 का वैल्यू √3 होता है। क्लियर है? चलिए, तो इस वैल्यू को आप ध्यान में रखेंगे, सवाल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, एकदम बनेगा। बाकी आप कहेंगे सर अगर कॉसेक दिख गया या कॉस दिख गया तो क्या दिक्कत है, जब साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉसेक होता है, तो हम उसका वैल्यू भी पलट देंगे ना। मतलब ये कि अगर आपको कॉसेक 30 डिग्री की ज़रूरत पड़ गई, कॉसेक 30, सर साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो क्या हम ये वैल्यू नहीं पलट सकते हैं? अगर आपको ये तीनों याद है तो इसको भी आप आराम से याद कर सकते हो, उसको रिवर्स कर देना वैल्यू को। ठीक है, चलिए, बेसिक्स आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। अब आते हैं सवाल के ऊपर। बताइएगा, x इंटू tan 45 कितना होता है, 1 होता है, साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, बराबर दे रखा है आपसे कॉस 30, कॉस 30 और साइन 60 बराबर होता है √3/2 इंटू tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ये दोनों आपस में बराबर है। बताइए कितना आसान हो गया, √3 से √3 कैंसिल है ना, 2 से 2 कट गया, इधर में क्या बचा x, उधर में क्या बचा 1, तो ये हो गया, x का वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा। बस इतना सा चीज़ है। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए कितना बेसिक सा सवाल है। 1.6 का सरलतम रूप आपसे पूछा जा रहा है। जितने अंक पे रेकरिंग होता है उतना नीचे में हम बटा 9 लिखते हैं। पहला बात कि क्या हम इसको इतना लिख सकते हैं 1 + 0.6, बिल्कुल 1 प्लस कितना अंक रिपीट कर रहा है, 1 अंक, इसलिए नीचे में कितना 9, 1 9, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 1 + 2/3, इनका जोड़ बना दीजिए, 3 एकम 3 और 2 5/3। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, 1 अंक रिपीट कर रहा था इसलिए नीचे में 1 9 दिया गया है, काट दिए और सीधा सीधा उसको ऐड कर दिए, कुछ भी स्पेशल नहीं करना आपको। 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिनों में भर सकते हैं। M1 D1 के ऊपर आधारित सवाल है। इसमें बस ध्यान में ये रखना है कि जो नंबर ऑफ बॉक्स होता है, मतलब काम जिसको बोलते हैं आप, जितना भी काम होगा वो हमेशा फ्रैक्शन के नीचे लिखा जाएगा, फ्रैक्शन के नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बना रहे हैं 15 आदमी, ठीक है सर, 35 बॉक्स काम था ये, इसलिए इसको नीचे लिखा गया। कितना दिन में, 7 दिन में बना सकते हैं। तो कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिनों में बना पाएंगे? काम हमेशा नीचे रहता है। ये कट गया कितना बार में, 5 बार में, ये कट गया कितना बार में, 13 बार में।
5 से कट जाएगा 3 बार में, और क्रॉस कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 13×39, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, M1 टेबल के आधारित पर ये सवाल था, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। बोला जा रहा है कि दो वृत्तों का जो एरिया है, दो वृत्तों के जो क्षेत्रफल हैं वो 4:9 के अनुपात में है। फिर से ये चीज़ समझिएगा, दो वृत्तों के, आर बोले तो रेडियस, जो रेडियस का अनुपात होता है यानी जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही उसके व्यास का अनुपात होता है और वही उसके परिधि का अनुपात होता है। ये बात आप मान के चले। 2:3 रेडियस भी, 2:3 व्यास भी, 2:3 परिधि भी। लेकिन जब आपको क्षेत्रफल निकालना होगा ना, तो वैसी स्थिति में हम त्रिज्या का क्या करते हैं, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। देख लीजिए, अगर रेडियस का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे, और अगर क्षेत्रफल दे करके आपसे रेडियस पूछेगा तो स्क्वायर रूट लगा देंगे। नहीं, अगर रेडियस A/B है तो आप बताइए क्षेत्रफल कितना होगा, तो सर इसका स्क्वायर करिए ना, A²/B², है ना। उल्टा करते हैं, उल्टा, अगर क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है तो उनके रेडियस का अनुपात कितना होगा, तो वर्गमूल निकाल देंगे। 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। और जो त्रिज्या का अनुपात होगा फिर वो व्यास भी हो जाएगा, वो परिधि भी हो जाएगा। तो अभी वाले सवाल में अनुपात दिया गया है क्षेत्रफल का, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। तो ये रेडियस का अनुपात है, और हम आपको बताए हैं कि रेडियस का अनुपात परिधि के अनुपात के बराबर होता है। यानी रेडियस यदि 2:3 है तो परिधि का अनुपात भी 2:3 ही होगा। उलटना भी नहीं है उसको, 3 भी 2 भी नहीं कर सकते हैं। 2:3 है तो 2:3 के रूप में ही आएगा। रेडियस, व्यास, परिधि सब बराबर होता है, और क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो आप उसको सीधा सीधा स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आइए देखिए, लग रहा होगा देखने में कितना बड़ा है। 782, 782, 782 3 बार है, बीच में प्लस है, 218 भी 3 बार है। तो ये 3 बार संख्या है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये A³ बीच में प्लस ये B³ के रूप में है ना, बीच में बटा होगा। 782 2 बार, तो A² के रूप में लिख सकते हैं। देख लीजिए, ये 218 2 बार है, तो क्या हम उसको 2 बार नहीं लिख सकते, B² माइनस ये माइनस A × B। डायरेक्ट हमने इसको फॉर्मूले पर तोड़ने का प्रयास किया है। एक ये लिखा हुआ है, A के जगह पर आप क्या कंसीडर करेंगे, इसको A मानेंगे, और इस वाले 218 वाले को आप B मानेंगे। A³ + B³ A² माइनस AB + B²। ठीक है, चलिए फॉर्मूला याद करिए, अगर आपको याद आ रहा है। A³ + B³ बराबर क्या होता है, A + B A² माइनस AB + B²। ये A³ + B³ का फॉर्मूला है। बटे में आपका दिया हुआ है, देख लीजिए, A² माइनस AB + B²। ये पूरा से पूरा देखिए कट जाएगा, है ना। क्या बच गया, A + B। फाइनल आंसर A + B। A की जगह पे हमने 782 माना है और B के जगह पे 218 माना हुआ है। अब A + B करिएगा, दोनों को ऐड करिएगा तो कर न लीजिए, कितना लगेगा जोड़ने में टाइम, 8 और 2 10, 8 और 1 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10। देख लीजिए, 782 और 218 ऐड होकर के आपका फाइनल आंसर तीसरा वाला हो जाएगा 1000। ये देखिए, एक धन वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 25/16 गुना हो जाता है। 25/16 गुना का मतलब आप ये समझिए ना कि धन राशि शुरू में जो प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं वो 16 था, और ये बढ़ करके कितना हो गया, 25। ठीक है, 16 साल में 25
2 साल में 16 वाला बढ़ करके 25 तभी होगा जब 1 साल में 4 वाला 5 होगा और अगले वापस 1 साल में 4 वाला 5 होगा। ठीक है, तब तो 4 चौको 16 और 25 होगा। 4 वाला 5 हो रहा है 1 साल में। आपसे रेट पूछा जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पे बनाया जा रहा है इसको, तो दर बराबर क्या हो जाएगा? 4 वाला बढ़ के 5 हो गया सर। कितना का ब्याज है? 1 गुना में 100 बटा में क्या? मूलधन। कितना का मूलधन है? 4 का। समय कितने का? 1 साल का। तो ये कैंसिल हो गया आपका कितना बार में? 25 बार में। और यही आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, 4 से 5 हो गया, 1 रुपया का ब्याज है। और वही हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है, दर बराबर ब्याज गुना में 100 बटा में मूलधन गुना में समय। समय 1 साल का था और ब्याज भी 1 साल का था। 25 बार में उधर कट गया, रेट है आपका। आपसे पूछा जा रहा है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म जो है वो 151 है। समांतर श्रेणी का हल्का सा कॉन्सेप्ट हम आपको पहले वाले में भी बताए हैं। इसको हम लोग ए बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे अंत में दिया हुआ रहता है उसको TN बोलते हैं। और जितने का अंतर है D बराबर उसको 3 बोलते हैं। ठीक है, एक बार फ्रेश लिख लेते हैं। A बराबर कितना? 7, D बराबर कितना? 3, TN कितना? 151। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा पद यानी नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है सर। हमने ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, फिर से देख लीजिए। TN बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस n-1 इंटू D। A प्लस n-1 इंटू D। अब सीधा सीधा बात समझिए ना कि आपसे जॉन वाला टर्म पूछेगा, जो वाला आपसे पद पूछेगा उसको एक बार कम करके लिखा जाता है। नहीं समझ में आया सर? यहाँ देखिए, अगर आपको 20वां पद लिखना है ना तो वो हो जाएगा A प्लस 19D, एक बार कम करके। आया समझ में? अगर आपको 35वां पद लिखना है तो ये क्या जाएगा? A प्लस 34D। A है पहला पद और D है डिफरेंस। अगर आपको 100वां पद लिखना है तो ये हो जाएगा A प्लस 99D, है ना। आइए आगे आते हैं। TN के जगह पर कितना रखेंगे आप? 151। A के जगह पर कितना रखेंगे? यहाँ भी नोट किया हुआ है 7। N तो पता नहीं है सर, n-1 इंटू D के जगह पर कितना रहेगा? 3 रहेगा, है ना। ये 7 को आप अंदर लाइए पहले। अगर ये 7 अंदर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 144 माइनस बराबर n-1 इंटू 3। ये 7 को अंदर लाके घटा लिया गया है। अब ये 3 से तो पक्का कटेगा सर। 3 चको 12 बच गया 2, 3 × 24। n-1 बराबर यदि 48 है तो ये माइनस उधर जा करके क्या हो जाएगा? प्लस 51वां पद 151 जो है, 49वां पद 151 है, ऐसे समझिए आप, है ना। इसको हल्का सा इरेज कर रहे हैं, कन्फ्यूज़ करेगा। 49वां पद जो है इस श्रेणी का वो 151 है। यही आपसे पूछा जा रहा था, कौन सा पद 49वां पद? 48 और 1 49, है ना। आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। ये देखिए, इसको हम लोग इन्वर्जन का नाम देते हैं। थोड़ा एक बार देख लीजिए, ट्रिगो का सवाल है। साइन 90 माइनस थीटा जो है वो चेंज होता है किस में? कॉस थीटा में। और कॉस 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। 90 माइनस थीटा, फिर से कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये चेंज हो जाता है सेक थीटा में। और सेक 90 माइनस थीटा वापस रिवर्स हो जाएगा कॉसेक थीटा में। टैन 90 माइनस थीटा का वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो आप सीधा सीधा बताइएगा कॉट थीटा। और यदि कॉट 90 माइनस थीटा का वैल्यू पूछेगा तो टैन थीटा, ये नहीं कि टैन 90 माइनस थीटा। इतना ठीक है।
चलिए एक चीज़ और समझिएगा कि ये जो एंगल आप देख रहे हैं ना 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, ये दोनों का जो जोड़ होगा सम होगा वो हमेशा 90 होगा। 90 माइनस थीटा प्लस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 90 बचेगा जोड़। समझ में बात आ रही है? कोई भी आप जब अंदर वाला इसको और इसको थीटा को ऐड करिएगा ना तो वो 90 होगा। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आया कि यदि इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है साइन कॉस, कॉसेक सेक, टैन और कॉट, तो दोनों जो सम होगा एंगल का जो जोड़ होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। और वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे, इतना और इतना का सम 5x माइनस 10 प्लस 5y प्लस 20 बराबर कितना होगा 90। ठीक है, 5x प्लस 5y बताइएगा 20 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 10 बचेगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा प्लस में बराबर कितना 90। अब ये 90 उधर भेजिए, 5x प्लस 5y बराबर कितना 80। 5 कॉमन कर लीजिए, क्या बच गया x प्लस वाई बराबर 80 है। ये 80 कट जाएगा 5 से कितना बार में 16 बार में, यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया 16 हो गया 16 हो गया, x प्लस वाई का वैल्यू 16 बस। ठीक है, ये इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। और दोनों थीटा को ऐड करने के बाद वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। चलिए आगे आते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं उसको यदि हम इतना से भाग देंगे ना तो फिर रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। जब भी ऐसा सवाल दिखे सीधा सीधा यहाँ से x का वैल्यू निकाल के ना इसमें रख दीजिए, x का वैल्यू निकाल के इसमें डाल दीजिए, जो भी आएगा वो शेषफल होगा, वो रिमाइंडर होगा। x प्लस a बराबर 0 माना जाता है, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस a, रख दीजिए जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस a का क्यूब प्लस a की जगह पे तो a ही रहेगा, x के जगह पे माइनस a स्क्वायर प्लस 2x प्लस a। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस a क्यूब। ये माइनस होने से क्या होगा, जब स्क्वायर है माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो a स्क्वायर में a से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस और माइनस माइनस 2 में a से गुना करेंगे तो 2a प्लस कितना हो जाएगा a। ठीक है, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल है, माइनस 2a में से एक a घट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस a, ऑप्शन नंबर 3। ये है हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे ऐसे करके भाग देने का, परेशान हो जाएंगे, बनेगा भी नहीं। यहाँ से वैल्यू निकाल के ऊपर वाले एक्सप्रेशन में ऐड कर दीजिए, मतलब पुट कर दीजिए, आ जाएगा वहाँ से आपका शेषफल। ये देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR में C और Q बराबर है, तो हम सोच रहे हैं ना कि C यहाँ पर Q डाल देते हैं, ये P हो गया, PQR हो गया, क्या कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं C सामने सामने लिख दिए समझने के लिए। देखिए बोला क्या जा रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, यानी दो साइड बराबर होगा और उनके बीच वाला एंगल बराबर होगा तभी तो सर्वांग सम होगा। साइड एंगल साइड से दो भुजाएं बराबर होंगी, उनके बीच का कोण भी बराबर होगा, तो ये वाला एंगल बराबर है और मतलब ये कि ये वाला और ये वाला साइड, ये वाला और ये वाला साइड क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। दिया हुआ है देखिए BC बराबर PQ है ना, BC ये वाला, इसको कैसे लिखें, ठीक है, ये वाला और ये वाला ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, हमको ये वाला और ये वाला बराबर करना है, तो फिर ये दोनों और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा।
है ना। एंगल तो ऑलरेडी बराबर है दोनों के बीच का, यानी कि इसको हटा दे क्या, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि AC बराबर होना चाहिए किसके, PQ के, नहीं PQ के नहीं, PQ तो ऑलरेडी बराबर दे दिया है QR के, बस इतना सा चीज़ है। अगर AC और ये QR बराबर हुआ तो फिर काम हो जाएगा साइड एंगल साइड से। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पहले से बराबर है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मतलब भुजा यदि बराबर हो गया तो फिर दोनों के बीच का कोण तो पहले से बराबर था, तो हो जाएगा साइड एंगल साइड से। AC बराबर QR, ऑप्शन में खोज लीजिए, AC बराबर QR, RQ या QR दोनों एक ही चीज़ है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर 2, एक सिक्के को 40 बार यदि टॉस किया जाता है तो 17 बार चित आता है और 23 बार पट आता है। सिक्के की एक उछाल में चित आने की प्रायिकता बताएं। एक सवाल प्रोबेबिलिटी से हम लोग लास्ट में भी किए थे, एक सवाल यहाँ पर भी है। देखिए सीधा सीधा आसान सवाल, चित आने की प्रायिकता हमने आपको बताया कि जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर में रखते हैं और नीचे में टोटल परिणाम। तो चित कितना बार आया है, 17 बार, 17 बार चित और 23 बार पट, तो नीचे में क्या कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, बस ये हो गया 17 और ये हो गया 40। यही हमारा सीधा सीधा आंसर होगा। चित के बारे में पूछ रहा है और चित आने का कंडीशन प्रोबेबिलिटी 17 और नीचे में क्या करते हैं, दोनों ऐड कर देते हैं, चित पट दोनों जोड़ दिए, 17 और 23 40 हो गया। तो 17/40 कहीं पर है क्या, है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ठीक है, उम्मीद करते हैं ठीक लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आइए ये सवाल देखिए, 80 रुपये का अंकित मूल्य वाला जो वस्तु है वो 72 रुपया में बेचा गया है। कितना आसान सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि कितने % का डिस्काउंट दिया गया है। 80 रुपया वाला वस्तु 72 रुपया में बेचा गया है, प्रतिशत छूट बराबर छूट गुना में 100 बटा में ओरिजिनल वैल्यू, है ना। अब ऐसे भी समझ लीजिए कि 80 रुपया का सामान 72 पर मिला है तो कितना का छूट है, 8 का छूट है कितना में, 80 में, तो 100 में कितना का छूट होगा। क्या दोनों अलग अलग लग रहा है, एक ही चीज़ है, समझने का फ़र्क है बस। तो ये कटेगा 10 बार में, 1 0 से 1 0 कटेगा। टोटल जो डिस्काउंट दिया गया है वो कितने % का, 10% का। ठीक है, कर पाएंगे एग्जाम में अगर ऐसा दिखा, उम्मीद करते हैं बना पाएंगे आप। हमसे HCF पूछा जा रहा है, एक पूरा का पूरा यहाँ तक डिजिट है और एक यहाँ तक डिजिट है। महत्तम में क्या होता है ना, सीधा सीधा पावर वाला। आप समझ लीजिए, यदि पावर में सवाल दिखेगा तो LCM में हम लोग लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, बड़ा पावर। जो मैक्सिमम पावर होगा ना वो LCM होता है, और HCF में क्या होगा, स्मॉलेस्ट पावर। एक तो ये बात समझ गए, सबसे बड़ा वाला पावर, कहने का मतलब x पर पावर 5 और x पर पावर 3 का LCM कितना होगा, LCM कितना होगा, तो बड़ा पावर x पर पावर 5, HCF कितना होगा, छोटा पावर x पर पावर 3, है ना। और दूसरा बात आप ये भी समझिएगा कि महत्तम में HCF में जो मिलता है, दोनों में जो कॉमन होता है वही लिखा जाता है, और लघुत्तम में क्या है कि मिले फिर भी लिखाएगा, नहीं मिले फिर भी लिखाएगा। हमको महत्तम चाहिए, 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 4, छोटा वाला पावर बोले हम आपको, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 5, 3 पर पावर 2, छोटा वाला पावर यानी 3 पर पावर 2, 5 है 3 बार, लेकिन यहाँ है 5 1 बार, तो छोटा पावर क्या हो जाएगा, 5 पर पावर 1। ऑप्शन मिला लीजिए, एक ही ऑप्शन में तो है ये 5 से। 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 गुना में 5, ये सीधा सीधा इसका HCF हो गया, यानी कि महत्तम हो गया, है ना। आइए, 12,000 रुपये जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज पे इन्वेस्ट किया गया है, 12,000 रुपये। यदि रकम 5 वर्ष में डबल हो जाता है, 5 साल में 2 गुना हो जाता है, तो फिर 20 साल के बाद ये 12,000 कितना हो जाएगा,
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। 5 साल में पैसा कितना हो गया? 2 गुना। ठीक है, 5 साल में 2 गुना। आपसे पूछा जा रहा है 20 साल में। बात को समझिएगा, 20 साल लाने के लिए हम कितना से गुना करेंगे? 5 साल है ना, 20 साल का पूछ रहा है ना, तो 5 से 20 जाने के लिए आपको कितना से गुना करना पड़ा? 4 से। जितना से गुना करना पड़ा था ना, उतना पावर आप यहाँ डालते हैं, या उल्टा करके भी समझ लीजिए कि जितना से पावर इधर दिया जाता है उतना से इधर गुना किया जाता है। यानी स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि 4 × 20 साल में वही धनराशि 2 पर पावर 4 गुना हो जाएगा, जो कि 5 साल में 2 गुना हो रहा था। 20 साल में कै गुना? 16 गुना। 20 साल में 16 गुना। पैसा कितना है? 12,000 है। तो ये 20 साल में 16 गुना होकर के कितना हो जाएगा? 16 में 12 से गुना कर लीजिए, 192, और उस पर कितना जीरो आ जाएगा? 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, मेन ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पे आ गया। सिर्फ जितना गुना बोला जाता है ना, जैसे 2 गुना से मान लीजिए आपको 16 गुना पूछ रहा है, 2 गुना से 16 गुना पूछ रहा है, तो आप कहेंगे कि 2 गुना 5 साल में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा 16 गुना कितने सालों में, तो आपका ध्यान है, अरे 16 गुना है, 2 पर हम कितना पावर कर सकते हैं? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 2 पर पावर 4। जितना हमने पावर डाला है उतना से इसमें क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। 5 गुना में 4, यानी कै गुना? कै गुना नहीं, कितना साल? 20 साल, है ना। 16 गुना होने में 20 साल, या 20 साल होने में 16 गुना। ठीक है, तो देख लीजिए, एक जो भी आ जाएगा 1,92,000 आपका कहाँ गया? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के किस रेट से 1250 रुपया जो है वो 1800 हो जाएगा? कितना साल में? 2 साल में। अभी एक सवाल बनाए थे 16 वाला 25, याद करिए। 1250 रुपया को 1800 होना है, पहले इसका रेशियो निकालिए, तभी दिमाग काम करेगा। 5 से 25 बार में, 5 से 36 बार में, 2 साल में 25 वाला 36 हो रहा है, यानी 1 साल में 5 वाला 6 होगा, और अगले 1 साल में वापस 5 वाला 6 होगा, तभी ना 5 × 5 = 25 वाला 6 × 6 = 36 होगा सर। बिल्कुल, 25 वाला 36 2 साल में, मतलब 1 साल में 5 वाला 6। वापस आप आ जाइए, देख लीजिए, अगर आप देखना चाह रहे हो तो सवाल कौन सा है हम आपको बताते हैं, जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे। बस थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना था? ब्याज का दर, उसमें भी निकालना है, इसमें भी है। आर बराबर क्या लिखे थे? ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, है ना। चलिए, ठीक है, 5 वाला 6 हो रहा है, दर बराबर कितने रुपए का ब्याज है? 1 रुपये का ब्याज है। ब्याज गुना में 100 बटा में मूलधन, मूलधन कितना है? 5 है। समय कितना है? 1 साल है। ये 1 तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये कट गया आपका 20 बार में। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2 साल में 1250 रुपया 20% के हिसाब से 1800 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं इस सवाल पे। देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का माध्य पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, सीधा सीधा हम आपको बताएं, सीधा सीधा आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। चौथा वाला जो है n × n+1 का स्क्वायर बटा में 4। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ना, ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का क्या बोल सकते हैं आपकी औसत का फॉर्मूला है। ये वाला जो देख रहे हैं,
अगर स्क्वायर पूछेगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर घन पूछेगा तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम, लिख दे रहे हैं तो शायद ज़्यादा क्लैरिटी होगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य यानी कि औसत क्या है, तो आप कहेंगे n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अगर आपसे घनों का औसत पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, n × n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। औसत का फॉर्मूला है, एवरेज का। सीधा सीधा आपसे फॉर्मूला पूछ रहा था, चौथा नंबर जो है उसका सही आंसर होगा, और अगर स्क्वायर पूछता तो पहला वाला होता, वर्ग बोलता तो पहला वाला होता। आइए देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। सारे के सारे ऑप्शन हम लोगों को चेक करने होंगे, बारी बारी से एकदम ठंडे दिमाग से सॉल्व करते हैं। पहले इसको माध्य निकालना है ना, पहला ऑप्शन में x का माध्य, तो जोड़ना तो पड़ेगा ना सर, जोड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। 6 5 11 और 4, बोलिए 6 5 11 और 4 नहीं जी 6, 6 5 11 11 और 10 21 और 10 31 और 6 37 और 5 32। ठीक है, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 32/7। क्या निकल गया 32/7, बोलिए, x का माध्य निकला है ना। इसको लिखना चाहिए क्या इधर, यहाँ x का माध्य कैसे निकालते हैं, जितना संख्या दिया हुआ रहता है उसको जोड़ देते हैं, और जितना संख्या रहता है सबको डिवाइड कर देते हैं ना। एक बार फिर से फ्रेश देख लीजिए, आप कहेंगे सर 6 जो है ना सर वो 3 बार है, 18 तो पक्का होगा। आप कहेंगे 5 जो है ना सर वो 2 बार है, 10, और ये 10 कितना हो गया 20, और ये हो गया आपका 4, कितना 24। इसका मतलब पहली बार जो हम लोग जोड़े थे उसमें हल्का सा एरर था, तो ये हो गया आपका 8 और 4 12, 2 और 1 3, और हाथ वाला 1 4। तीनों संख्याओं का जो जोड़ है वो कितना आ गया, 42 आ गया, है ना। एक बार फिर से जोड़ लें, ओहो, एक बार फिर से अगर इसको ऐड करते हैं तो 6 जो है वो देखिए 3 बार है, तो 6 × 18 पक्का। 5 जो है वो 2 बार है, ठीक है ना, तो 5 और 5 10, 10 और 10 20, और 4 24, 24 और 18 जोड़ेंगे तो 42 आएगा। और टोटल जो संख्याएं थी वो कितना था 7। यदि हम भाग देते हैं तो क्या निकलेगा 6। x का माध्य निकल गया। ये जो x आप डाटा देख रहे हैं ना, इस डेटा का ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो निकल के आ गया है औसत 6। अगर हम इसी में यदि हम x का माध्यिका निकाल लें तो क्या दिक्कत है, बोलिए x की माध्यिका निकालें तो क्या दिक्कत है। अरे अभी नहीं तो आगे तो चेक करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा ना आपको। x की माध्यिका कैसे निकाला जाता है, माध्यिका बताइए। सारे संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। पहले बढ़ते क्रम में देखिएगा, सबसे पहले 4, ठीक है, एक ही बार है 4। 5 कितना बार है, 2 बार है। 6 कितना बार है, 3 बार है। और 10 कितना बार है, 1 बार है। 3 4 और 3 7। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो सबसे बीच में रहेगा वही ना माध्यिका होगा। 3 संख्या इधर छट गया, 3 संख्या इधर छट गया, बीच में क्या आ गया 6, यानी कि x की माध्यिका भी कितना है 6 है, ठीक है। जब x का माध्य 6 है, x का माध्यिका 6 है, तो क्या ऑप्शन नंबर 4 पे लालच नहीं जा रहा आपका। बहुलक भी चेक कर लेते हैं ना सर, क्या पता तीनों बराबर हो जाए। जब माध्य और माध्यिका वैसे ही बराबर हो रहा है तो, है ना।
x का माध्य बराबर x की माध्यिका है क्या ऑप्शन में कहीं पर? x का माध्य बराबर x की माध्यिका नहीं है। तो एक बार बहुलक में निकाल लीजिए। और बहुलक कैसे निकालते हैं आप? जो संख्याएं सबसे ज़्यादा बार आती है वो क्या होता है? बहुलक होता है। समझ रहे हैं? आप ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए। ये पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है कितने मैच का? 15 मैच का। ठीक है, ये 15 मैच में यहाँ तक में आपसे पूछा जा रहा है कि बहुलक बताइए। अब बताइए कितना डिफिकल्ट सवाल है। आप ध्यान से देखिए ना, 3 कितना बार आपको दिखेगा? 3 कितना बार दिखेगा? तो आप कहेंगे सर 2 बार। 5 कितना बार दिखेगा? 5 कितना बार है? तो आप कहेंगे सर 3 बार, है ना। उसी तरीके से 2 कितना बार है? 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 2 कितना बार है? 4 बार है। क्या इसके अलावा कोई आपको सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है? आप अगर 0 को भी कैलकुलेट करते हैं तो 0 कितना बार है? 3 बार है। तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है ना, जिसका बारंबारता सबसे ज़्यादा होता है, वही तो बहुलक होता है। तो आप बता दीजिए बहुलक कितना हो गया? 2 हो गया। ऑप्शन नंबर कहाँ है? फर्स्ट है। यही चीज़ हम आपको इस वाले सवाल में बता रहे हैं ना। ध्यान से देखिए, 6 कितना बार आया हुआ है? सबसे ज़्यादा बार 3 बार। यानी कि इस वाले सेट का माध्य भी 6 है, माध्यिका भी 6 है, और बहुलक भी 6 है। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि x का माध्य, x की माध्यिका और x का बहुलक तीनों आपस में बराबर है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बहुत सुंदर सवाल था। एकदम समझ में आएगा अगर आप वीडियो को रोक करके थोड़ा रिवाइज करके, है ना, 1 बार 2 बार देखेंगे। सवाल बनना ही बनना है, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। आगे आते हैं। एक कपड़ा का सैंपल है जिसमें 4 ऑब्जेक्ट है: कपास, ऊन, रेशम और नायलॉन। ये चारों के चारों जो रेशा है उसका अनुपात दिया गया है। पहले अनुपात को फ्रेश करते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। ये देखिए 2:1.5। क्या करेंगे इसको? 3/2। रेशियो 1:0.5। 0.5 यानी आधा। ये बटा में 2 टेंशन दे रहा है सर। ये बटा वाला 2 नहीं रहता तो कुछ सवाल बन सकता था। तो ऐसा करते हैं कि नीचे में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 सब में 2 से गुना कर दीजिए। इस पूरे वाले में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बटा खत्म हो जाएगा। 2 में 2 से गुना कर देंगे 4। यहाँ जब गुना करिएगा ना इसमें, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 3। रेशियो 1 में 2 से गुना हो जाएगा तो 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? ये देखिए फ्रेश लग रहा है आपको देखने में। अब आते हैं कि कपड़े में ऊन के रेशे का प्रतिशत क्या है? कपास, ऊन, रेशम और ये क्या है? नायलॉन। तो ऊन का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा वाला? सेकंड वाला। 4, 3, 2, 1 में 3 जो है वो टोटल का कितना परसेंट है? टोटल कितना? 3 ऊपर में लिख दिए, और टोटल कितना? 4, 3, 7 और 2 9 और 1 10। टोटल वाला हमेशा नीचे में लिखा जाता है। 3 जो है ना सर, वो 10 का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया। 3 में 10 से गुना कर दीजिए, 30% हो गया क्या? ऊन। है ऑप्शन में? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। आपसे बोला जा रहा है कि अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर के, 3 लड़के हैं, अनिल है, दीपक है और दिनेश है। लिख लें यहाँ पे क्या? अनिल, दीपक और दिनेश मिल करके काम को कितने दिनों में करते हैं? 35 दिनों में। अनिल और दिनेश मिल करके, अनिल और दिनेश मिल करके उस काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि दीपक अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए बात को आप समझिए सीधा सीधा ना, कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा 1 यूनिट दिया हुआ है, पूरा का पूरा तीनों मिल करके 35 दिन में करता है। ये 2 लोगों का दिया हुआ है। हम आपको शायद पहले भी बताए हैं, अगर 2 आदमी मिल करके काम को 60 दिन में करता है
और एक अकेला आदमी काम को 90 दिन में करता है, तो दूसरा वाला आदमी उसको कितना दिन में करेगा? ऊपर में आप गुना कर लीजिए और नीचे में माइनस। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा, ऊपर में गुना और नीचे में माइनस। यही काम हम इसमें करना चाह रहे हैं। ऊपर में कर लीजिए गुना और नीचे में कर लीजिए माइनस। यहाँ से बेनिफिट हो जाएगा ना कि जो गायब था, इसमें तीनों है, इसमें दोनों है, तो जो एक्स्ट्रा लड़का जो बच रहा था ना, उसका निकल जाएगा। कटेगा क्या? 5 से 7 बार में, 5 से 5 बार में और 5 से 12 बार में। 12 सते 84 दिन में दीपक अकेले उस काम को कर सकता है। क्लियर है ना? बाकी एलसीएम लेकर के भी बना सकते थे, थोड़ा सा जटिल जा रहा था, इसलिए हमने ऐसे बनाया। प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य। प्रथम मतलब कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा, है ना? और प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगा सर? कहाँ तक जाएगा? 11 तक जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा आप चीज़ सीखेंगे कि जब भी इंटरवल गैपिंग बराबर का हो और एवरेज निकालना हो, तो औसत बराबर हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। 11 और 1 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6। जब भी ये अंतर बराबर का रहे ना, तो शुरू वाला को जोड़िए, लास्ट वाला को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका होगा एवरेज निकालने का, ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए, 2 लगातार सम संख्या है, उनके व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम जैसे संख्या 5 है ना, तो 5 का व्युत्क्रम 1/5, इन्वर्स जिसको बोलते हैं। 6 का इन्वर्स 1/6। ऐसे तो बोला जा रहा है ना कि 2 सम संख्या है और दोनों का जब रेसिप्रोकल करेंगे, इन्वर्स करेंगे और तब दोनों को जोड़ेंगे तो 7/24 आएगा। उनमें से यदि एक संख्या 6 है, यदि एक संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या ऐसा जब लगातार है तो चाहे तो 6 के बाद वाला होगा और नहीं तो 6 के पहले वाला होगा। यही ना पॉसिबल है जी। अगर एक संख्या 6 है तो चाहे तो ये दोनों होगा और नहीं तो ये दोनों होगा। चेक कर लीजिए, ये नहीं हो सकता, ये वाला 10 और ये वाला 12 नहीं होगा, चूंकि लगातार नहीं पड़ रहा है। अब अगर हम 6 और 4 को जोड़ते हैं, 4 का व्युत्क्रम और 6 का व्युत्क्रम, चूंकि एक संख्या 6 दिया हुआ है ना, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 12 में 4 से भागा देंगे 3 एकम 3, 12 में 6 से भागा दीजिएगा 2 एकम 2। ला, ये तो 5/12 हो गया। हमको तो 7/24 लाना था। पक्का कन्फर्म है कि ये आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? चेक कर लीजिए, एक है 1/6 और दूसरा है 1/8। एलसीएम कितना हो गया? बोलिए बोलिए बोलिए। आप कहेंगे सर 24। 24 में 4 से भागा देंगे 3 एकम 3, 24 में 3 से उल्टा हो गया, माफ़ कीजिएगा। 24 में 6 से भागा देंगे तो 4 बार में, और 24 में 8 से भागा देंगे तो 3 बार में। जोड़ के देख लीजिए, आया ना 7/24। तो ऑप्शन एक संख्या 6 है, दूसरा संख्या 8 है। दोनों का दोनों संख्या लगातार भी है, 6 और 8 लगातार सम संख्या। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हो जाएगा आपका। ये भी अच्छा सवाल है। 25 कलमों का जो क्रय मूल्य है, 25 कलमों का जो सीपी है वो बराबर है 25 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, कितना आसान हो गया। सीपी और एसपी का रेशियो निकालिए ना सर। 25 और ये जो गुना में था वो कहाँ चला जाएगा? भागा में चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। 25 रुपया में खरीद करके 26 रुपया में बेच दीजिए। सीपी है 25 और एसपी है 26। प्रतिशत लाभ जब भी होगा तो लाभ ही होगा, है ना, हानि नहीं होने जा रहा। प्रतिशत लाभ बराबर कितना का? 1 रुपया का गुना में 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 25 की 26 कितना? बिल्कुल सर 25। तो ये कट गया 4 बार में, तो 4% प्रॉफिट, 4% लाभ। सही है।
कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 2 है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये इक्वेशन है और बोल रहा है कि इसका जो मूल है ना वो समान है। देखिए मूल समान होने के लिए b² माइनस 4ac, इसको हम लोग विवेचक भी बोलते हैं द्विघात समीकरण में, डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है। b² माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए? 0। मूल समान होने का यही एक कंडीशन है, b² माइनस 4ac। अब आपको क्या ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि माइनस वाला उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा? b² माइनस b² बराबर 4ac, ऑप्शन नंबर बस ओके ना? ओके सर, आइए केवल एक हल हो, लगातार बताए, शुरू में ही बताए थे, केवल एक हल होने के लिए क्या कंडीशन है? x का गुणांक बटा में इसका x का गुणांक नॉट इक्वल टू, केवल एक हल होने के लिए नॉट इक्वल टू -1 बटा में यहाँ y का गुणांक -2। ठीक है सर, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, के नॉट इक्वल टू 3 एकम 3, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है ऑप्शन में, नॉट इक्वल टू 3 के बराबर, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला है। केवल एक हल होने के लिए कंडीशन क्या है? a/d नॉट इक्वल टू b/e। ठीक है, कर पाएंगे? ये सवाल देखिए ट्रिगो का किया हुआ है, उलट करके लिखते हैं इसको, √2 इंटू cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा sin थीटा में, होगा कि नहीं होगा? √2 cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, बराबर हमने लिखा जो दिया हुआ है एज इट इज sin थीटा प्लस में cos थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। √2 sin थीटा माइनस ले आइए इसको अंदर में, बराबर हो जाएगा ये cos थीटा। आपको दिख पा रहा होगा कि साइन दोनों जगह पे है तो साइन थीटा को कॉमन किया जा सकता है। अगर साइन थीटा कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? √2 - 1 बराबर cos थीटा, होगा? बिल्कुल होगा। क्या करें, हम क्या बोलते हैं कि ये जो साइन देख रहे हैं आप, उसको बराबर के उधर में डाल देते हैं। ठीक है ना, ये वाला साइन को उधर डाल देते हैं। कैसे हो जाएगा सर? √2 - 1 बराबर cos थीटा बटे में sin थीटा। बस cos बाई साइन क्या होता है, आप यहाँ पे देख लीजिए ना, sin थीटा बटे में cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। अगर हम इसको उल्टा कर दें, cos थीटा बटे में sin थीटा, तो ये भी पलट जाएगा और tan का उल्टा cot हो जाएगा, है ना। तो सेम चीज़ है, cos बाई tan क्या हो गया? cot हो गया। यानी हम ये बोल सकते हैं कि cot थीटा बराबर √2 - 1, और वही आपसे पूछा जा रहा है, cot का वैल्यू क्या हो गया? √2 - 1 हो गया। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा sin थीटा में। आते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए आपसे बोला जा रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक निकालना है। माध्यक हमेशा बीच वाला संख्या होता है, बाकायदा उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखा गया हो। 10 अभाज्य संख्या, देखिएगा अभाज्य संख्या जब भी शुरू होगा ना तो 2 से, 2 के बाद 3 जो किसी से नहीं कटता हो, अभाज्य संख्या 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, जोड़ के देख लीजिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद क्या हो जाएगा 29। एक बार और, 3 और 2 5 संख्याएं हैं, 3 और 2 5, टोटल 10 संख्या। सारा का सारा हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया, अभाज्य संख्या को 2 से शुरू होकर के 29 तक में।
आपसे पूछा जा रहा है हमको माध्यक बताइए। फिर से, अगर एक लाइन में सपोज करिए 5 संख्याएं लिखी गई है तो माध्यक जो है वो हमेशा बीच वाला होगा, है ना। 2 संख्या इधर है, 2 संख्या इधर है, जो बीच में रहेगा वही ना मीडियन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना सर कि एक लाइन में 10 संख्या है, तो जब भी ऐसा एक लाइन में सम संख्या दिखे, जैसे 4 संख्या 8 संख्या, तो क्या करिए ना कि किनारे जैसे 4 इधर छांट लीजिए, 4 इधर छांट लीजिए, बीच में जो 2 संख्या बचेगा ना वही आपको एवरेज जो है वो माध्यक हो जाएगा। ऐसा करिए, ये 4 संख्या किनारे छटेगा, ये 4 संख्या किनारे छटेगा, बीच में बच गया 11 और 13। क्या करेंगे हम लोग बताइए? 11 प्लस 13 का जो एवरेज है 24/2, यही आपका माध्यक होगा। यानी फाइनल आंसर आपका क्या हो गया? 12 यानी कि 12। जब भी ऐसा सम संख्या दिखे तो 4 उधर निकल गया, 4 इधर निकल गया, जो बीच में 2 को बचेगा दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए तो माध्यक हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की ओर। आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। देखिए बहुत आराम से समझिएगा, एक पॉइंट यहाँ पर है -3,4, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये चैप्टर है, क्वेश्चन है, और एक बिंदु है यहाँ पर 1,2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को y एक्सिस जो है वो किस अनुपात में काटता है। ये आपको बात अच्छे से पता है कि y एक्सिस पर x बराबर 0 होता है, y एक्सिस पर x बराबर 0 और x अक्ष पर y बराबर 0। शुरू में हमेशा x, बाद में हमेशा y। तो y अक्ष पर x 0 हो गया, y का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। ठीक है, जो 0 वाला वैल्यू रहेगा ना उसी पर काम करिए। ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। फॉर्मूला देखिएगा थोड़ा आराम से, m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। यही अगर आप y वाला टर्म निकालते तो m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडेड बटा हो जाएगा m1 प्लस में। क्लियर है? 0 है x वाला टर्म, तो x वाले टर्म पे बनाएंगे। आपको अनुपात निकालना है, यानी कि m1 और m2 निकालना है। फॉर्मूला पे डाल रहे हैं, x वाला वैल्यू उठाएंगे सर, m1 पता तो है नहीं, x2 देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 का वैल्यू कितना हो गया 1, बीच में प्लस है m2 इंटू x1, x1 के जगह पर कितना है -3, बटा में हो गया m1 प्लस m2 और बराबर में क्या, x वाला जब वैल्यू रखे हैं तो x वाला ही तो आंसर आएगा, बराबर 0। अब बनाइए, m1 में 1 से गुना करेंगे तो m1 होगा, माइनस और प्लस -3m2 बराबर m1 प्लस m2। जब आप 0 से ऐसे क्रॉस करिएगा तो पूरा का पूरा टर्म 0 ना हो गया, सारा 0 हो गया। अब क्या करें सर, m1 बराबर ये माइनस वाला उधर भेज दीजिए, ऐसा हो जाएगा m1, ये m2 को बटा में लाइए, 3 बटा कुछ नहीं है नीचे तो 1 कर लीजिए। ये लाइन एक बार फिर से देखिएगा, हमने क्या किया कि m1 माइनस में था, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। m1 पहले से है सर, ये m2 को खींच के यहाँ ला रहे हैं तो बटा में हो जाएगा, है ना। m2 को ना लाए हैं, 3 तो पहले से ही रह गया। अब इसके नीचे जो गुना होता वो यहाँ बटा में जाता, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो गया 3:1। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर दूसरा। एक बार फॉर्मूले को ध्यान में रखिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम बनेगा सवाल, आएगा ही आएगा। ये सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि वास्तविक संख्या जो दी गई है इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है। देखिए सीधा सीधा आप बात समझिए, परिमेय संख्या जो पॉइंट के बाद कुछ अंक तक रुक जाता है
उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए कि 4.2 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। 4.2222 लगातार ऐसे चलते चला जा रहा है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 के ऊपर में रेख रिंग, ये भी परिमेय संख्या है। ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए एक ही बात है। अब क्या है ना कि 4.259314 न तो कोई संख्या रिपीट हो रहा है और न ही ये पूरा पूरा कट रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या नहीं होगा। सेम ऑप्शन में आप देखिए 43.1234 जो भी हो, 9 के बाद ये रुक गया, ये टर्मिनेट हो गया, ये शांत दशमलव है, मतलब ये परिमेय संख्या है। ठीक है, 43.12345 देख लीजिए, पूरा के ऊपर में रेकरिंग है, तो रेकरिंग वाली संख्याएं भी क्या परिमेय संख्याएं होती है। इसका कमाल देखिए, ये जो दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं 120, मतलब 2 0 3 0, समझ रहे हैं? एक तो जीरो अलग अलग आ रहा है, एक बार 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, अगला में 4 आएगा, 5 आएगा, जीरो अलग अलग बार आ रहा है और कट भी नहीं रहा है पूरा पूरा। डॉट डॉट करने का मतलब लगातार चला गया ना, इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, कोई संख्या रिपीट नहीं कर रही है। आपको लग रहा होगा कि 12 12 तो वही रहा है, 12 आ रहा है ना, 12 पर 1 0, 12 पर 2 0, 12 पर 3 0, ये आपका अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ये नहीं है। ठीक है, आते हैं अगले सवाल में। सॉरी, ये देखिए, आपसे बोला जा रहा है 1440 में 2 का अधिकतम घात। बहुत इजी सवाल है। 1440 का फैक्टर करेंगे, बोलिए 2 से, ठीक है, फिर 2 से लगा दीजिए 360, 2 से लगा दीजिए 180, 2 से लगा दीजिए 90, 2 से लगा दीजिए 45। अब तो ये 2 से लगेगा नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 15, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए ना कि 2 जो है वो कितना बार आया है, तो सर 5 बार आया है। 1440 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 5, 3 कितना बार? 2 बार, और 5 कितना बार? 1 बार। 2 का अधिकतम घात 5, 3 का अधिकतम घात 2 और 5 तो खैर 1 ही बार आया है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये जो दिया गया इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसका एक सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है 4,19। आपसे पूछा जा रहा है a का मान। लास्ट वाले वीडियो में भी हम सेम एक सवाल आपको करवा चुके हैं। y बराबर x का वैल्यू 4, a, एक सेकंड सॉरी, y का वैल्यू कितना? 19 बराबर a गुने x का वैल्यू कितना? 4 प्लस में 3, ये 4 है, ये 4 है। बस y के जगह पे y का वैल्यू और x के जगह पे x का वैल्यू आपको रख देना है। 19 बराबर a में 4 से गुना होगा 4a प्लस 3। अब ये वाला 3 बराबर के अंदर आएगा, 19 में से 3 जाएगा तो 16 बचेगा, बराबर में 4a, 4 से 16 कैंसिल होगा। कितना बार में? a बार में a का मान 4 है। और बनाइए, ये द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति आपसे पूछी जा रही है। देखिए सीधा सीधा चीज़ आप हल्का सा यहाँ पे समझ लीजिए, b² माइनस 4ac, इसको हम लोग विवेचक बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ये है b² माइनस 4ac। अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 हुआ तो आप बोलेंगे कि जो मूल है वो कैसा है? वास्तविक और समान है। ठीक है, अगर 0 हो गया इसका वैल्यू तो मूल वास्तविक और समान है। अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू बढ़ गया 0 से, बड़ा हुआ,
तो आप बोलेंगे कि मूल वास्तविक तो है सर, पॉजिटिव तो है, प्लस में तो है, लेकिन वो समान नहीं है बल्कि असमान है। क्लियर? एक कंडीशन और है, b² माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो गया, 0 बड़ा इसका वैल्यू छोटा, तब हम कहेंगे कि मूल जो है वो वास्तविक नहीं है। इतना सा चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये तीनों के मदद से आप कर सकते हैं सवाल को। इसको देखिए, बताइए a बराबर कितना, तो आप कहेंगे 1, b बराबर कितना, तो -1, c बराबर कितना, 7, b² माइनस 4ac, b के जगह पर कितना है, -1 का स्क्वायर -4, a के जगह पे और c के जगह पे 7। कन्फर्म है? ठीक है सर। -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, -4 सते 28। देखिए रिजल्ट आ गया किस चीज़ में, माइनस में। रिजल्ट माइनस में आने का मतलब आप क्या बोलेंगे कि कोई भी इसका वास्तविक मूल नहीं है। अभी जस्ट ना अभी हम आपको बताएं, अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा हुआ यानी माइनस में हुआ तो उसका मूल वास्तविक नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। ये आपका सर्कल है, वृत्त है, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। रेडियस है 5.5, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5.5 होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5.5 होगा, है ना। बाकी जो दो पैरेलल टैंजेंट बोल रहा है, समानांतर स्पर्श रेखा बोल रहा है, वो देखिए यही पॉसिबल है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। मतलब कि व्यास के सिरों पर, व्यास के सिरों को स्पर्श करते हुए जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है ना, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समझ रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा के बीच में कितने का दूरी है, यहाँ से यहाँ 5.5, फिर यहाँ से यहाँ 5.5, 5.5 और 5.5 कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, बस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 + tan² बटा में 1 - +cot²। फॉर्मूला थोड़ा देख लीजिए। एक फॉर्मूला है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। बाकी ज़रूरत के आधार पे हम लोग साइन कॉस निकाल सकते हैं। दूसरा देखिएगा, cos² में से cot² आपको घटाना चाहिए, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दीजिए। बड़ा है ना, 5 लीटर का है, ये 3 ही लीटर का है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटेगा, दोनों तो C से शुरू है, इसका वैल्यू 1 होगा। जब हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो पहले S आता है, उसके बाद में T आता है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। ये इसलिए ना कि कन्फ्यूजन ना हो कि पहले tan होगा या पहले sec होगा। S पहले T बाद में, cosec बड़ा लेटर वाला पहले, छोटा लेटर वाला बाद में। यहाँ से आप ध्यान से देखिए, 1 + tan² थीटा, ये माइनस का अगर बराबर के उधर जाएगा तो sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा होगा कि नहीं होगा। 1 + tan² थीटा का मान क्या हो गया, sec² थीटा, कन्फर्म, बटा यहाँ देखिए ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ लिख रहे हैं cosec² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा होगा ना। 1 + cot² थीटा का वैल्यू cosec² यहाँ है, cosec² थीटा, यहाँ तक ठीक है।
हल्का सा और इस पे काम करेंगे। सेक आपको याद आना चाहिए, ये 1/cos स्क्वायर थीटा है ना। सेक थीटा कॉस का उल्टा, 1/cos स्क्वायर बटा कॉसिक किसका उल्टा है सर, साइन का, तो ये हो गया 1/sin स्क्वायर। अब आप महसूस कर रहे हैं कि ऊपर भी डबल बट्टा नीचे भी डबल बट्टा, तो नीचे वाला को पलट दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा गुना में ऊपर में चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा 1, ये जाके ऊपर ऐसे पलट गया। साइन स्क्वायर थीटा में 1 से गुना कर लीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा में 1 से गुना कर लीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा है, और साइन यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। जब यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो फाइनल आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है। आया समझ में। एक बार फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए इन सारे डिजिट का माध्य दिया हुआ है, माध्य मतलब औसत। x का वैल्यू पूछा जा रहा है, बताइए। हमने आपको क्या बताया कि सबको जोड़ दीजिए और जितना है उतना से भागा दे दीजिए तो माध्य निकल जाएगा। ठीक है, जोड़िए सबको। 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12 और 3 15 और 2 17 और 1 18। ठीक है, जीरो तो ऐड होगा नहीं, प्लस x बटा में कई संख्या है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भागा दे देंगे बराबर आ जाएगा कितना, 2.6। आपको जैसे समझ में आता हो, एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाइए, 10 से 10 कट जाएगा। 18 प्लस x बराबर 26, ये उधर चला जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 26 में से 18 जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बस, है ना। प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। जितना संख्या था सबको जोड़ करके सबको गिनेंगे, चाहे वो जीरो हो या ना हो, जीरो भी गिनाएगा। टोटल 10 संख्याएं थी, इसीलिए 10 से हमने भाग दिया। ये है सवाल नंबर नेक्स्ट। 4,-5 आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है। ये आप समझ पा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पैटर्न। ये है x, यह है x डैश, यह है y और यह है y डैश, है ना। इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु। यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह है सेकंड क्वाड्रेंट, यह है थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला चौथा नंबर का। ठीक है, देखिए x इधर सब प्लस होता है, x इधर माइनस होता है, और ये y प्लस होगा और नीचे में y माइनस होगा, और शुरू वाला x हमेशा होता है, बाद वाला y होता है। तो इसमें देखिए x भी प्लस में है और y भी प्लस में है, x भी प्लस y भी प्लस, शुरू में प्लस वाला x वाला, तो प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। इसमें देखिए पहले x माइनस में, y प्लस में, ये दूसरा वाला में आ जाएगा। x बोलिए x माइनस में और y भी माइनस में, तो ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसमें x देखिए धनात्मक है, प्लस है, और y देखिए माइनस में है। तो इस हिसाब से आप हमको बताइए ना कि -4,-5 x प्लस में और y माइनस में, x प्लस में और y माइनस में, x प्लस में y माइनस में, x प्लस में y माइनस में, 1 2 3, चौथा वाला क्वाड्रेंट में है सर ऑप्शन नंबर 4। कल होकर के आपसे पूछा जाए -3, -2, तो दोनों का दोनों माइनस है तो किस वाले घर में जाएगा, तीसरे वाले घर में जाएगा, तीसरे वाले चतुर्थांश में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक व्यापारी किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। मतलब कि यदि उसने वस्तु को 100 रुपया में खरीदा है ना, तो वो उसको 10% बढ़ा करके, यानी 110 रुपया उसका अंकित मूल्य डालता है, मार्केट प्राइस। अब क्या,
बेचते समय वह कुछ छूट देता है, डिस्काउंट देगा, और डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, जिससे उसे 1% की हानि होती है। वस्तु को उसने इस पर कुछ छूट दे करके बेचा, कितना में? 99 में, तभी तो उसको 1% का नुकसान हुआ। 100 रुपया वाला सामान वो कितना में बेचा? 99 में बेचा। आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का मतलब छूट कितना दिया गया था, समझ रहे जी? अंकित मूल्य कितना है? 110। 110 वाला सामान कितना पर बेचा गया? 99 में। आपको क्या निकालना है? प्रतिशत छूट। 99, 110 का वस्तु 99 में बेचा गया, छूट गुना में 100 बटा में 110, 110 कट गया, 11 से 11 कट जाएगा। कितने प्रतिशत का डिस्काउंट है? 11%, सॉरी 10% का डिस्काउंट है, बस। ठीक है, ये देखिए बहुत बार इस सवाल को कर चुके हैं। अब एकदम कंफर्म रहिए कि अगर इस तरह का सवाल दिखेगा तो एकदम बोलते हैं ना धुआं उड़ा देना है। अगर सवाल में आया तो आएगा ही, किसी न किसी जिले में, किसी न किसी शिफ्ट में आ ही जाना है। समीकरण दिया हुआ है 2, है ना, और किस प्रकार के संख्याओं को निरूपित करता है? संख्या तो नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे ये रेखा होना चाहिए था, कोई बात नहीं। चलिए x का लिख लेते हैं, x + 2y = 3। वहाँ देख लीजिए 2x + 4y बराबर नहीं है, प्लस है, कोई बात नहीं, बराबर को उधर भेज दीजिए ना, इसको तो माइनस में हो जाएगा। क्या करें? इसका गुणांक 1/2, इसका गुणांक 2/4, इधर हो गया 3 और बटा में -7। ये तो कट रहा है सर, 1/2 बराबर तो है, क्या 1/2 3/7 के बराबर है? नहीं। तो कौन सा कंडीशन हो गया? a/d बराबर b/e नॉट इक्वल टू c/। पीछे जा कर के आप देख लीजिए, हमने आपको बताया कि अगर ऐसा कंडीशन रहा तो एक भी हल नहीं होगा, हलों की संख्या होगी कितना? हलों का संख्या होगा 0, यानी कि लाइन दोनों कैसा रहेगा? पैरेलल, बोले तो समानांतर, है ना। ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को टच करेगी ही नहीं कहीं पर, दोनों पैरेलल चलती चली जा रही है, ट्रेन के पटरियों के जैसा, कहीं मिलना नहीं है दोनों को, तो ये पैरेलल हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगा। ठीक है, चलिए माध्य बताना है, बहुत आसान है। हमने आपको बताया हुआ है कि जब भी अंतर बराबर का रहे, 3 का गैपिंग है, जब भी अंतर बराबर का रहे तो औसत कैसे निकलेगा? माध्य कैसे निकलेगा? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। 301 और 1, 302 का आधा कितना हो जाएगा? बता दीजिए, 151। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जब भी अंतर बराबर का रहेगा तो यही तरीका लगाइए, कितनों का अंतर रहे, चाहे 10 बढ़े 12 बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज का तरीका यही है। आइए एक सवाल और दिखा है, ये भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। y का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए जो बिंदु दिया गया है 2, -3 और 10, y, इनके बीच की दूरी 10 इकाई होगा। देखिएगा कहाँ पर बना है, यही देख लेते हैं। एक बिंदु है P, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है 2, -3, ठीक है बस। दूसरा कोऑर्डिनेट है, बिंदु है Q, इसका दिया हुआ है 10, y, और इन दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है 10। कितना दूरी दिया हुआ है? 10। आपको ये y का वैल्यू निकालना है। क्या आपको P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता है? दो बिंदुओं के बीच का दूरी लिख रहे हैं हम, फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस रहेगा, √y1 - y2 का होल स्क्वायर, जरा सा y2 यहाँ लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए
x1 y1 आपको समझ में आना चाहिए, x1 y1 आपको दिखना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं x1 y1 x2 y2, x1 माइनस x2 स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस, एक सवाल और देखिए, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही सवाल दिया गया है। P और Q दो बिंदुएं हैं और उन दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है। हम लोगों से y का वैल्यू जो है पूछा गया है, y का मान पूछा गया है, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु यहाँ है P 2,-3, ठीक है। दूसरा बिंदु हो गया Q, इनके बीच का दूरी मतलब कोऑर्डिनेट 10,y, और ये दोनों के बीच का दूरी 10 दिया हुआ है। हमें इन दोनों के बीच के दूरी फार्मूला का यूज़ करके सॉल्व कर देना इसको। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है देखिए, लिख रहे हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस आएगा, ठीक है, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, बस। x1 y1 x2 y2 रूट अंडर x1 के जगह पे 2, x2 के जगह पे 10, बीच में प्लस है, y1 देख लीजिएगा, y1 हम ऐसा करते हैं ना, देखिए यहाँ से यहाँ का दूरी निकालिए या y से -3 के बीच का दूरी निकालिए, एक ही चीज़ है। तो हम यहाँ से उल्टा भी लिख रहे हैं, स्क्वायर होकर कैसे भी प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। y माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, है ना, y1 माइनस y2, और y2 तो पहले से माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसे। और दोनों के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, 10। क्या करें सर, ये पूरा का पूरा जो रूट है वो बराबर के उधर डाल दीजिए। पहले यहाँ देखिए, 2 में से 10 जाएगा -8, और -8 का स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये रूट उधर जाएगा तो 100 हो जाएगा। एकदम एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं। ये हो गया 64 प्लस y+3 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो 100 होगा। अब ये जो 64 है बराबर के इधर लाके घटा दीजिए, क्या हो गया, ये y+3 का होल स्क्वायर बराबर 64 उधर जाएगा, 100 में से घटेगा तो क्या बचेगा, तो 36 बचेगा, है ना, 36। अब क्या करते हैं सो समझिए, y+3 ये स्क्वायर वापस इधर लगा देते हैं रूट में ऐसे। y+3 का वैल्यू क्या हो गया, रूट अंडर 36। y+3 बराबर 36 का वर्गमूल +-6। सीधा सीधा 6 नहीं लिखिएगा, प्लस में भी संभव है और माइनस में भी संभव है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, दोनों प्लस माइनस। तो एक तरीका यहाँ पर यह हो गया कि y+3 बराबर 6 पॉसिबल है और y+3 बराबर बोलिए -6 पॉसिबल है। अब ये प्लस वाला उधर जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 3, यानी y बराबर -6 तो पहले से है, प्लस वाला उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, y बराबर क्या हो गया, -9। यानी y का दो वैल्यू पॉसिबल है, 3 और -9, 3 और -9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एकदम इतना लंबा देख करके आपको घबराना नहीं है। हमने आपको एकदम बोलते हैं ना कि 10th क्लास के जैसा एक एक स्टेप लिख करके सॉल्व किया है ताकि आपको समझ में आए। ऐसे भी आपके एग्जामिनेशन में मैथ्स की संख्या कम होगी, समय आपके पास होगा, आप आराम से बना सकते हैं, गलती नहीं करना है, बस कैलकुलेशन एरर किसी तरह का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आप सच में कुछ बेनिफिट पा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, है ना, अधिक से अधिक शेयर करें। लगातार हम आपके लिए इसी तरीके से, हमारी पूरी टीम जो है वो लगी रहती है आपके लिए, हमेशा मेहनत हम लोग करते रहते हैं। बाकी अगर इसका PDF लेना हो, ठीक है, तो आप हमारे
टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, ठीक है। प्लस ICS के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। बाकी एक सवाल और रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड है। कल भी हम लोग डिस्कस किए थे, मतलब पिछले वाले वीडियो में, कि अगर संख्या रूट में है, उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या बोलेंगे उसको? परिमेय। पाई क्या है? अपरिमेय। अगर रूट नहीं निकलेगा तो क्या बोलेंगे उसको? अपरिमेय, ठीक है। थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है। अगर वर्गमूल नहीं निकलेगा, जितना संख्या है, √5, √7, √3, है ना, 2 + √5, 3/√2, ये सारा का सारा अपरिमेय संख्या है। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा √16, इसका वर्गमूल तो 4 होगा, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब आपसे सेम सवाल पूछा जा रहा है ना कि √15/3 जो है वो कैसा संख्या? आप बताइए। √15/3 लिखा हुआ है, पूरा पर रूट है कुछ इस तरीके से, ना तो इसका वर्गमूल निकलेगा ना इसका वर्गमूल निकलेगा। कैसा संख्या है ये? अपरिमेय संख्या है। आप चाहें तो इसको थोड़ा और सॉल्व करके देखिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। हम लिख रहे हैं √15 ऊपर, √3 नीचे, नो प्रॉब्लम। √15 को लिख सकते हैं आप √5 × √3 बटा में √3 लिख सकते हैं ना। √5 में √3 से गुना करेंगे तो √15 ही होगा, और नीचे में √3 है। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा? √5 बचा। अभी भी ये अपरिमेय संख्या है, पहले भी अपरिमेय संख्या था, ठीक है। चलिए, तो सीखते रहिए। बाकी आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।